नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। डीडीसीए विवाद पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद समेत 5 पर मानहानि का मुकदमा। केजरीवाल ने कहा, हमें न डराएं जेटली। कीर्ति आजाद ने की एसआईटी जांच की मांग। राज्यसभा में SC/ST संशोधन विधेयक पास। जादू टोना और मंदिर में प्रवेश पर रोकना होगा अपराध। 2 और वित्तीय विधेयकों को मिली मंजूरी। असम में बीजेपी में शामिल कांग्रेस के बागी विधायक अयोग्य घोषित। स्पीकर का फैसला। चुनाव तैयारियों का आयोग ने लिया जायजा। निर्भया के दोषी की रिहाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। परिजनों ने जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। राज्यसभा में जुवेनाइल बिल पर चर्चा होगी कल। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमला, 6 नाटो सैनिकों की मौत, कई घायल। तालिबान ने ली जिम्मेदारी। तो आइए देखते हैं पहली खबर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डीडीसीए विवाद में अपने ऊपर लगे करप्शन के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हालांकि बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने इसकी जांच एसआईटी से कराने की मांग की। उधर कांग्रेस ने जेपीसी से जांच और वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग फिर से दोहराई है। लोकसभा में सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डीडीसीए विवाद पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। जेटली ने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। किसी ऐसे भाइयों ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। ऐसे भाइयों ने इस पूरे खर्चे को स्वीकार किया और इस विषय पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। ये सारा आरोप बेबुनियाद है, एकदम अपने आप में गलत है। लोकसभा में ये मामला कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने उठाया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री पर लगे आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी करे। Who is telling Honorable Finance Minister? Okay. Honorable Finance Minister saying it is my duty to defend the offenders. What does it mean, sir? Yes. Madam, what does it mean? It is very clear that Arun Jaitley ji is well aware of the fact and there is a serious allegation he is also involved in this scam. सरकार ने जेपीसी और वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग खारिज कर दी, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद कीर्ति आजाद ने आरोपों की समयबद्ध जांच की मांग की। कि एसएफआईओ ने जो किया था वह एक सिविल था। अभी हमारी सरकार पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रही है और यदि न लड़ रही होती तो हमारी सरकार ने 23 अक्टूबर को सीबीआई का नोटिस डीडीसीए को 2008 से लेकर 2013 तक न दिया होता। मेरे ख्याल से इनको मांग करनी चाहिए कि टाइम बाउंड हो, सीबीआई के ऊपर एसआईटी लग करके बैठ करके उसको दिखवाए। उधर राज्यसभा में भी ये मामला जोर शोर से उठा। कांग्रेस ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत इस पर चर्चा की मांग की और अवरोध के बीच सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। हालांकि वित्त मंत्री ने सभी आरोपों का जवाब देने की बात कही। अरुण जेटली साल 2000 से 2013 के बीच करीब 13 साल तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे। कृति मिश्रा के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। डीडीसीए विवाद अब अदालत में पहुंच गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 2 अदालतों में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मानहानि के मुकदमों से आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली सोमवार को कैबिनेट के कई वरिष्ठ साथियों के साथ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए 5 जनवरी को सुनवाई की तारीख दी है। जेटली ने आरोप लगाया कि डीडीसीए मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। जो ऊंचा दर्जा मिस्टर जेटली का है और उनके परिवार का है, उनको गिराने का, उन पे दोष लाने का ये एक जरिया, एक माध्यम है उनका। इसी कारण से ये डिफेमेशन केस लगाया गया है कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं लेकिन आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते। वित्त मंत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया। केजरीवाल के अलावा कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी से 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता अब भी अपने आरोपों पर अड़िग हैं।
मुझे जो इंस्ट्रक्शन दिया है उन्होंने कि हम अपनी स्टेटमेंट्स पे डट के खड़े हैं और हम पूरी तरह से डिफेंड करेंगे, ना कि अपने आप को, बल्कि वो जो स्टेटमेंट हमने दिए उनको भी डिफेंड करेंगे और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको पूरी तरह से हम प्रूव करेंगे। उधर दिल्ली कैबिनेट ने डीडीसीए विवाद की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया है। 1 सदस्य वाले आयोग के अध्यक्ष पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम होंगे। वहीं मंगलवार को विधानसभा का 1 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। इसमें डीडीसीए विवाद और सचिवालय पर सीबीआई की तलाशी पर चर्चा होगी। रविंद्र सिंह चौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले के तमाम तकनीकी पहलुओं और उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं इस वक्त डीएनए के खेल संपादक शेखर लूथरा। शेखर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले मैं कहूं कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए, अरुण जेटली साहब ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया, दिल्ली कैबिनेट ने कल एक स्पेशल सत्र बुलाया है इस पूरे मसले को लेकर। क्या सिर्फ राजनीति होती दिख रही है या वाकई जो असल मैटर है उस पर कहीं कुछ आगे भी बढ़ रही है जांच? पहली बात, मुझे लगता है राजनीति तो अब पिछले 1 आधे सप्ताह से हो रही है। देखिए, ये मामला कोई अभी नया तो है नहीं। पहली बात देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा जेटली साहब क्यों जांच के लिए पक्ष में नहीं है। जेटली साहब डे टू डे अफेयर्स में डीडीसी में नहीं थे, सबको मालूम है। जेटली साहब एक ओवरऑल हेड है और नीचे जो कहते हैं इरेगुलरिटीज हुई है, आपके गबन हुए हैं, सब कुछ हुआ है। बट द पॉइंट इज, लोगों को इसलिए जेटली साहब पे शुभ हो रहा है या जेटली साहब इसलिए क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप जांच होने दीजिए। आप, मैं, नीचे जो भी लोग हैं, अगर किसी को जेल होती है जाने दीजिए। आपका टेन्योर था वो 13.5 साल का, करीब 14 साल से 2 महीना कम। तो उस टेन्योर में गड़बड़े हुई है, ये हम बार बार लिखते रहे हैं, बार बार मीडिया में भी आता रहा है। पॉइंट इज, एक स्टेडियम तो एक छोटी सी बात है। इनफैक्ट उसमें जो 57 करोड़ की अनियमितता की बात हुई है, लेकिन उसके बाद करीब इस 8 साल में, अगर ये आईपीएल के 8 साल देखें, इसमें करीब 35 से 40 करोड़ आपको आता है। 35 से 40 करोड़ का 70% आपको क्रिकेट पे लगाना होता है, वो नहीं लगा। यहाँ तो 4-4 करोड़ के रेनोवेट हुए टॉयलेट, जो कि पहले तो बने। पहले तो आपने 57 करोड़ एक्स्ट्रा लगाया, फिर उस पे 4-4 करोड़ के रेनोवेट हुए। वो ऐसे टॉयलेट में कोई सोना तो नहीं लगा। पॉइंट इज, जिसने भी किया उस पर जांच होने दीजिए। सामने आए, आप प्रेसिडेंट थे, आप पे कोई उंगली, शायद मुझे नहीं लगता कि अगर जांच हो जाए कोई भी व्यक्ति ये कहेगा जी जेटली साहब ने अपनी जेब में पैसा रखा। नहीं, आपको ही मालूम है, आप नॉमिनल हेड थे, आपको दूसरे पे जांच। लेकिन जिसको अगर बचाने की कोशिश हो रही है, शायद उस वजह से ये सब कुछ बवाल हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज ने पकड़ लिया उसको। तो देखिए, आप जब भ्रष्टाचार की बात होगी तो कोई भी पकड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि क्यों जांच नहीं करवाई जा रही। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इसमें एग्रेसिव दिख रही है इस मसले को लेकर, और जिस तरीके से उसमें बीजेपी डिफेंसिव, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हीं की पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने बहुत पहले इस मसले को उठाया और अभी भी लगातार उस स्टैंड पर। ये जो कागज है ना, जो आम आदमी पार्टी के पास, जो मुझे लगता है, जितना मुझे समझ आती है, क्योंकि मैं इन कागजों को मैं भी देखता रहा हूँ, मेरे पास समय समय पर कोई 200 के करीब लेटर्स आए हैं पिछले कुछ सालों में। तो ये कागजों में कोई नई चीज नहीं है। आम आदमी पार्टी को मुद्दा मिला और उन्होंने बड़ा कर दिया, क्योंकि उनको तो मौका चाहिए था, क्योंकि इसलिए चाहिए था कि भ्रष्टाचार है, और वो भी कहते हैं भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है, मोदी साहब भी कहते हैं हमें। तो ये कर नहीं रहे, तो इन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन उन कागजों में कोई नया नहीं है। ये कीर्ति आजाद के पास कागज शायद बहुत टाइम से पड़े हुए हैं, ये सभी को मालूम है। एसएफआईओ ने इसी पे तो इंडाइट किया। एसएफआईओ ने क्लीन चिट किसी को नहीं दी। लेकिन एसएफआईओ को अगर कोई भी कहता है, कोई भी व्यक्ति कहता है मुझे क्लीन चिट दी है, तो वो गलत है। क्यों? बीजेपी के तमाम प्रवक्ता तो ये मीडिया में सामने कह रहे हैं कि एसएफआईओ ने क्लीन चिट दी है। देखिए, रूल चेंज हो गया। अब वही बात होगी, क्रिकेट की राजनीति। अगर पहले क्या था, सेक्शन 25 कंपनीज थे। पहले क्या होता था, आप गबन कीजिए, गबन करके ये सभी डायरेक्टर, जितने भी डीडीसी के 21-22 डायरेक्टर, ये सब कंपाउंडिंग में चले जाते थे। कंपाउंडिंग का मतलब लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपने गबन किया करोड़ों लाखों जो भी, फिर आप कहते थे हाँ जी हमने किया। रिकवरी आपकी होती थी लाखों में। यानी कि आपने मोटा मोटा आपने 10 रुपए खाए, 1 रुपया रिकवर हो गया, यानी आप 9 रुपए तो फिर अपने पास लेकर बैठ गए। तो सेक्शन 25 को यूपीए ने जाते जाते चेंज कर दिया। अब ये सेक्शन 8 हो गया और सेक्शन 8 में अब जेल आ गई। यानी कि यूपीए ने जाते जाते 25 को चेंज कर तब किसी को नहीं मालूम था इसमें ये सब फंसने वाले। तो जिस एफआईओ में आप कंपाउंडिंग करते थे, वो कंपाउंडिंग अब बंद होकर अब जेल शुरू होगी, और उस कंपाउंडिंग को भी माननीय कोर्ट ने
कुछ एक कंपाउंडिंग को लास्ट की रोक दिया है, जिसमें कि एसएफआईओ के बाद बात आई थी, कुछ लोग कोर्ट गए कि ये तो देखिए बड़ा अच्छा बचने का तरीका है, करोड़ों खाओ लाखें दे के बच जाओ, तो कुछ कंपाउंडिंग भी रोक दी गई है। तो इसलिए ये कहना कि कंपाउंडिंग एसएफआईओ ने इंडाइट नहीं किया, 26 जगहों पे डीडीसी को इंडाइट किया, नॉट अरुण जेटली को नहीं किया, शेखर को नहीं किया, कीर्ति को नहीं किया, कुछ नहीं किया, 26 जगह पे डीडीसीए को इंडाइट किया। उसका मतलब है उसके प्रेसिडेंट है अरुण जेटली। इसका मतलब है उसमें से किसी ने गड़बड़ की, चाहे वो एक पीएन हो, चाहे एक प्रेसिडेंट हो, चाहे एक सेक्रेटरी, एग्जैक्टली। तो उस पे जांच तो होनी चाहिए ना। अभी दूसरा एक तकनीकी सवाल जो शिखर आता है, जो आपने बड़ा अच्छा कहा कंपाउंडिंग का, क्योंकि इसको लेकर लगातार लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कंपाउंडिंग करवाना, यानी कि कंपाउंडिंग मतलब मैं एक तरह से अदालत में जाता हूँ, मैं चोर हूँ, अब बताइए क्या, पर क्योंकि अदालत में वही बात, जिस तरह जो रूल है उसी के हिसाब से अदालत जाएगी। तो अदालत कहती थी कि जी कंपाउंडिंग ये लीजिए, आपको 25 रुपए का जुर्माना, कंपाउंडिंग नहीं, अब जेल जाना पड़ेगा, अब जेल जाना पड़ेगा। दूसरा तकनीकी पहलू में समझना चाह रहा हूं, तमाम लोग, केंद्र सरकार के लोग ये कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की जुडिक्शन की ये बाहर है कि वो जांच कमेटी बिठाए या जांच कराए। क्या वाकई रूल्स रेगुलेशंस यही कहते हैं? देखिए, मैं कानून नहीं जानता, मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर हूँ, 20 साल से डीडीसी को बहुत करीब से देखा है, लेकिन मुझे मोटे मोटे तौर पे एक चीज़ समझ आई है, क्योंकि मैं श्रीनिवासन साहब का केस कर रहा था, यहीं बैठकर हम डिस्कस करते थे। केरला हाई कोर्ट ने पहले रूलिंग दी, सिलेक्शन इज ए स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़, चाहे वो हॉकी इंडिया हो, चाहे वो क्रिकेट इंडिया हो, चाहे वो कबड्डी इंडिया हो, कोई भी चीज़ जब देश की या स्टेट की टीम को सेलेक्ट कर रहा है तो उसका काम है, उत्तरदायित्व है स्टेट को रिप्रेजेंट करना, यानी उसके अंडर है उनके फाइनेंशियल मैटर्स। तो डीडीसीए सेक्शन 8 कंपनी अब होगी 25 की जगह, वो एक अलग मामला है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। डीडीसीए एज ए अथॉरिटी जो दिल्ली स्टेट की टीम चुन रही है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आ गई। तो मुझे नहीं मालूम टेक्निकल क्या है या क्या नहीं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट, मैंने उस दिन भी कहा था एक प्रोग्राम में, जब ये आम आदमी पार्टी के भी बैठे हुए थे, मैंने कहा आप क्या सोच रहे हो, शोर तो बहुत मचा रहे हो, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट, आप कहते हैं ना कि बिशन सिंह बेदी बहुत ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं, तो बिशन सिंह बेदी को अध्यक्ष बनाइए, 2-3 मोहिंदर अमरनाथ, कमाल की क्रेडिबिलिटी है उन लोगों की, 2-4 लोगों, आप कीर्ति को मत बनाइए कि भाई कीर्ति चलो पॉलिटिकल हो गया, लेकिन जो यहाँ के स्पोर्ट्समैन हैं उनकी 5 सदस्यीय या 3 सदस्यीय कमेटी बनाइए, बोलिए अब आप सिलेक्शन करेंगे, वो आपका सब्जेक्ट है। दूसरा है या नहीं, मैं शायद इसमें लेकिन जो आपने एक सबसे टेक्निकल पॉइंट कहा कि जो रूलिंग चेंज हुई उसके बाद और जो एफआईओ की रिपोर्ट थी उसमें करीब 24 पॉइंट, आपने 26 पॉइंट थे जहां पर उसने उंगलियां खड़ी की थी। निभाता है हम इस पूरे मसले को कि आगे कोर्ट में किस तरीके से जाता है, जांच कैसे होती है, लेकिन फिलहाल राजनीति में खूब हो रही है, लेकिन खेल साफ होगा ये कहना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया शेखर इस बातचीत के लिए आपका। तो ये थी हमारे आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ चौतरफा विरोध के बीच राज्यसभा में भी ये मसला उठा। विपक्षी दलों ने जुवेनाइल जस्टिस बिल के एजेंडे में न होने पर कड़ा एतराज जताया। हालांकि सरकार ने इस मसले पर सफाई दी। अब मंगलवार को इस पर चर्चा होगी। राज्यसभा में सोमवार को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने जुवेनाइल बिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया ताकि पहले से तय कामकाज को स्थगित कर किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण विधेयक 2015 पर चर्चा की जाए। उन्होंने एजेंडे में इस बिल को शामिल नहीं किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। The juvenile justice bill, people are waiting outside, the country is watching us. This house, it is incumbent upon this house to listen to what is going on outside. Please, sir, let us rise above politics.
सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा। We do not want to be blamed for that. Today it is SC, ST bill listed which will pass in the afternoon. Let them list it for tomorrow and we will have the discussion. Sir, this is the charade that is being played. If you think that it is very important and very clear, I think so too, then you should have listed it. No, but why? सरकार की तरफ से संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने इस पर सफाई दी। जुवेनाइल जस्टिस बिल को 8 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को लिस्ट किया। हम कल भी लिस्ट किया हुआ है हमने, और हमारा कहना है कि आज ही इस पे चर्चा होनी चाहिए। अगर आम सहमति है तो आप जुवेनाइल जस्टिस पर चर्चा करिए, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है। राज्यसभा में इस बिल पर अब मंगलवार को चर्चा होगी। I am agreeable for either. Only thing is that, as promised or decided in the House, the juvenile bill should be taken up and passed. If not today, tomorrow. If not today, tomorrow. जुवेनाइल बिल में जघन्य अपराधों के आरोपी 16 से 18 साल के बच्चों को वयस्कों पर लागू होने वाले कानून के दायरे में लाने का प्रावधान है। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक नहीं लगेगी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। महिला आयोग ने इसके लिए एक याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। उधर निर्भया के परिवार वाले इस फैसले से नाराज हैं। निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई रोकने के लिए महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में दोषी की रिहाई पर रोक की अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का हवाला देकर ऐसा करने से मना कर दिया। As far as juvenile is concerned, one is detention and the other is rehabilitation. As far as detention is concerned, the court is constrained because there is no clear legislative sanction. In the absence of that, the juvenile cannot be detained. जजेस ने पूरी कोशिश करी, कानून को बदल के पूरा ऊपर से लेके नीचे पन्ने पढ़े गए कि कुछ भी ऐसा निकले जिसकी वजह से इस आदमी को किसी भी हाल में डिटेन करा जाए, इसको बाहर नहीं निकाला जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उठते उठते तक ये कहा कि हम आपके कंसर्न्स पूरी तरीके से शेयर करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून इतना वीक है। फैसले से निर्भया का परिवार नाखुश है। निर्भया के परिवार वालों ने जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सबने हाथ उठा दिया है, तो अब क्या उम्मीद करनी है कोर्ट से। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि इस तरह से फैसले तीनों कोर्ट ने देके समाज में उस अपराध के खिलाफ बढ़ावा दिया है और उन बच्चों के हाथ में सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। उधर नाबालिग दोषी को सुधार गृह से रिहा कर एक एनजीओ के हवाले कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अनुसूचित जाति और जनजाति संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा से पारित इस बिल को आज राज्यसभा ने भी आम राय से मंजूरी दे दी। संशोधन बिल में 1989 के कानून को ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रावधान है। विधेयक में दुष्कर्म, हमला और अपहरण जैसे अपराधों को भी शामिल किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल पर रोक, जादू टोना का आरोप, पूजा करने के स्थान में आने जाने से रोकना, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार और दुश्मनी को बढ़ावा देना जैसे अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया। संशोधित विधेयक में ऐसे मामलों की तेजी सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन और पीड़ितों के पुनर्वास का भी प्रावधान है। असम विधानसभा के स्पीकर प्रणब कुमार गोगोई ने 9 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इन विधायकों पर पार्टी से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने का आरोप है। उधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त गुवाहाटी पहुंचे। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अलग अलग बैठकें की। आयोग कल पुलिस के सभी बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगा। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 5 जून को खत्म हो रहा है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में आज भी गतिरोध जारी रहा। मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने कॉल मनी पर चर्चा और विधायक आर.के. रोजा के निलंबन वापस लेने तक सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करने का ऐलान किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जगन मोहन रेड्डी ने रोजा के निलंबन का मुद्दा उठाया और उसे रद्द करने की मांग की। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री वाई रामकृष्णा नायडू ने निलंबन रद्द करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कॉल मनी मुद्दे पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। गुरुवार से शुरू हुआ 5 दिनों का शीतकालीन सत्र विपक्षी पार्टियों की गतिरोध के चलते बाधित है। शुक्रवार को रोजा का विधानसभा में कॉल मनी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री
एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी करने की वजह से सदन की कार्यवाही से उन्हें 1 साल के लिए निलंबित किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि न तो राज्य और न ही केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी तक तमाम एजेंसियां सबक लेने को तैयार नहीं। हालांकि कार्यवाही के दौरान दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन प्लान पेश किया। इसमें बताया गया कि वर्तमान और भविष्य में क्या क्या कदम उठाए जाने वाले हैं। इससे पहले 3 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर तर्क टिप्पणी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार से एक्शन प्लान की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में आज एक बड़ी पहल की। उन्होंने सांसदों के लिए संसद परिसर में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की। इस बस में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने सोमवार को इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इन बसों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण बताया। मेक इन इंडिया का हमारा जो इनिशिएटिव है उसमें आज एक नया नजराना ये दुनिया को भी काम आने वाला है, क्योंकि बैटरी के एक नए प्रकार से रचना कैसे हो, बैटरी की लाइफ कैसी ज़्यादा हो और बैटरी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो, इस पर रिसर्च हुआ है। स्वच्छ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत ये आपके ही प्रेरणा से आगे जा रहे हैं और मेरा बहुत विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम जिस प्रकार से स्वच्छ भारत करने में कामयाब हुए हैं उसी प्रकार से हम प्रदूषण मुक्त भारत ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा करेंगे। सांसदों ने भी सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। सांसद हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई आम आदमी भी हो, उसे कैसे क्लीन हिंदुस्तान रहे, और जब हम लोग सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे तभी पर्यावरण ठीक होगा। फिलहाल ये बसें सांसदों को मुहैया कराई गई हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें आम लोगों के लिए भी चलाया जाएगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। नेपाल में मधेशियों के मुद्दों को लेकर नए संविधान में संशोधन किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़ा मसला है। रविवार को नेपाल सरकार की आपात बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं मधेशियों की नागरिकता समेत 5 दूसरी मांगों पर विचार के लिए एक राजनीतिक समिति बनाने का भी फैसला लिया गया। नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फोन कर इस बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने नेपाल की इस पहल का स्वागत किया है। नेपाल में मधेशियों के आंदोलन में अब तक 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं सीमा पर विरोध प्रदर्शन के चलते नेपाल में ईंधन समेत दूसरे जरूरी सामानों की किल्लत भी हो गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकियों के आत्मघाती हमले में 6 नाटो के सैनिक मारे गए हैं, जबकि 2 के घायल होने की खबर है। नाटो ने इन हमलों की पुष्टि की है। हमले में 3 अफगान सुरक्षा जवान भी घायल हुए हैं। यह हमला काबुल के बगराम एयरबेस के करीब नाटो सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया गया। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तालिबान ने ली है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की जीवन पर आधारित किताब कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। किताब में शरद यादव के राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।